बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट डे जो हमने लेक्चर्स पढ़ा था 26 था आई थिंक, और सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्शन का पार्ट 5 हमने जो पढ़ा था उसका ही ये पार्ट है, ये लेक्चर। उसका टॉपिक था परमानेंट फाइल ऑफ ऑडिटेड डिपार्टमेंट्स। तो उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग हिस्सा है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम। जो ऑडिटर जिस डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहा है वो ये देखेगा कि इस डिपार्टमेंट के अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहाँ पे हैं और उनका अकाउंटिंग सिस्टम किस पैटर्न पे है। तो उसके बारे में जितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी एक्सट्रैक्ट करके अपनी परमानेंट फाइल या परमानेंट रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा। यहाँ से पढ़ते हैं, दिस फॉर्म हैज़ 2 रिक्वायरमेंट्स। ये फॉर्म PF7 है। पोर्शन ए में क्या कहता है, लिस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द ऑडिटेड डिपार्टमेंट्स फॉर द कलेक्शन, recording, processing and reporting of financial information of all the formations at the federal, provincial and district level। तो ये डिपार्टमेंट जो है किस हद तक कहाँ पे उसके कलेक्शन और रिकॉर्डिंग की जितने सिस्टम जहाँ पे, अगर ये डिपार्टमेंट ऐसी है जो जिसके ऑफिसेज फेडरल गवर्नमेंट में भी हैं, फेडरेशन में भी हैं और प्रोविंशियल लेवल पे भी ऑपरेट होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, तो ये सारी उसकी चेक करेगा कि कहाँ पे रिकॉर्ड उनके मेंटेन है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, द मीन्स इंक्लूडिंग स्टाफ एंड इक्विपमेंट बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस इट्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और ये भी देखेगा कि जो इनका अकाउंटिंग सिस्टम है और कौन से लोग हैं, कहाँ पे इनका रिकॉर्ड है और कैसे इस डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती हैं। ये सारी की सारी वर्किंग इसी फॉर्म पे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा ऑडिटर। उसके बाद आता है द मेजर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द ऑडिटेड डिपार्टमेंट्स इंक्लूड। इनमें क्या क्या रिकॉर्ड हो सकते हैं जो डिपार्टमेंट जिसका ऑडिट हो रहा है, उनकी कैश बुक भी होगी, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स भी होंगे जो जो ऑपरेट हो रहे हैं, फेडरल लेवल पे हैं, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। इसके अलावा उनकी चेक बुक होगी, वाउचर और बिल होंगे, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होगी जहाँ पे जितनी इस डिपार्टमेंट ने पूरे साल के जितने खर्चे हुए हैं, या अगर दरमियान में कहीं ऑडिट हो रहा था तो अब तक उन्होंने कितना एक्सपेंडिचर कर लिया और उसकी क्या स्टेटमेंट है। इसके अलावा मंथली रिटर्नें होती हैं जो मंथली बेसिस पे जितने एक्सपेंडिचर इनकम होती है उसकी स्टेटमेंट वो भी देखी जाती है। इसके बाद फ़ंड रिलीज़ कितने उसने फ़ंड रिलीज़ किए, बजट रिलीज़ कितना हुआ, अगर कोई फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं तो क्या रिकॉर्ड उसका, एडवांस रजिस्टर कितना है अगर कोई एडवांस पे किए हुए हैं। इसके अलावा एक्सपेंडिचर का रजिस्टर मेंटेन किया है, स्टॉक रजिस्टर जिसमें सप्लाइज़ की परचेजेस, मटेरियल और उसकी इशू वगैरह सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और उसका एंड बैलेंस वगैरह तो ये स्टॉक रजिस्टर पे होगा। व्हीकल के रिकॉर्ड, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी खरीदी, कितनी ऑक्शन हुई, ये सारा का सारा रिकॉर्ड वहाँ से मिलेगा। उसके बाद आएगा अकाउंटिंग लेजर्स कि कौन कौन से लेजर मेंटेन है, कि एसेट्स का है, कैश का है, अकाउंट्स रिसीवेबल, पेबल जितने भी हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हैं, कैसे मेंटेन है, कौन मेंटेन कर रहा है, और उनकी अब अपडेशन वगैरह की सारी पोजीशन ऑडिटर देखेगा। नोट द अबव लिस्ट इज़ नॉट comprehensive, it may include other additional records to support the nature of activities an auditor is involved in। तो ऑडिटर जो है जब डिपार्टमेंट में जाएगा
तो ये तो मेन जो हमने ऊपर चीज़ें देखी हैं ये हो सकते हैं अकाउंट्स, और ये सारे के सारे हो सकता है कि कवर ना करते हों। इसलिए ऑडिटर जब जाएगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वो खुद एनालिसिस करेगा कि इसके फर्दर और मज़ीद कौन से रिकॉर्ड होने चाहिए और कौन से हैं। उसके बाद अकाउंटिंग मैनुअल्स एंड कोड्स जो हैं ये अकाउंटिंग के रेलिवेंट जो सपोर्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। तो इसमें आता है जनरल फिनेंशियल रूल्स। यहाँ पे फिनेंशियल गवर्नमेंट के इदारों में जितने फिनेंशियल रूल्स होते हैं यहाँ पे मेंशन होते हैं। इसके अलावा फेडरल ट्रेजरी रूल्स होते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स जो बुनियादी रूल थे, और इसके अलावा उनको एडिशनल कोई रूल आते हैं तो वो इसमें होते हैं। इसके अलावा रूल छुट्टी के रूल क्या हैं, रिवाइज्ड सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग 2006 का ये है ये इसके बारे में। और इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, किस किस के पास पावर्स हैं। इसके अलावा ISTA कोड, इसमें सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं फाइनेंशियल और सारे, तो ये भी होना चाहिए अपडेटेड। इसके अलावा अकाउंट कोड कौन से हैं उस डिपार्टमेंट में, अकाउंट का चार्ट क्या है, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कितनों में फ़ंड आता है, एक्सपेंडिचर होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल क्या है कि जो आपकी एंटिटी है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे रिपोर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के हिसाब से सारे उनके ऑपरेशन कैसे चल रहा है। यूज़ ऑफ स्टॉक कार रूल 1980 ये क्या कहता है कि गाड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है, कितने हद तक है उसकी आप माइलेज वगैरह कर सकते हैं, उसके कितने एक्सपेंडिचर इनकर कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्टाफ कार रूल में आएगा। इसके अलावा कंपेंडियम ऑफ पेंशन रूल जो हमने पहले पढ़ा भी है। इसके अलावा GP फंड के रूल आएंगे और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर मैनुअल भी होगा जो अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ और उनकी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स वगैरह के बारे में तब गाइड करेगा। इसके अलावा है इन एडिशन टू द अबव मेंशन लिस्ट द फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ मैनुअल्स एंड कोड्स विच आर एंटिटी स्पेसिफिक, कि एक ही डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक होते हैं, बाकी तो थे सारे फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से हर एक के पास होने चाहिए। इसके अलावा एंटिटी टू एंटिटी वेरी जो करते हैं, और इनके अलावा चार्टर ऑफ द एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन के इस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है, और कौन इसका हेड है, कौन इसके सबऑर्डिनेट्स हैं, कितने। इसके अलावा रूल ऑफ बिज़नेस है, ये ओवरऑल पार्लियामेंट के जो रूल ऑफ बिज़नेस होते हैं, कैसे बिल पास होता है, कैसे बिल को इनिशिएट किया जाता है, उसमें अमेंडमेंट वगैरह कैसे की जाती है, तो ये सारा रूल ऑफ बिज़नेस में हम पढ़ते हैं। इसके अलावा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005 है। ऑल एक्ट्स ऑर्डिनेंसेस एंड स्टैट्यूट्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग ऑडिट, और इसके अलावा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट उसके रेलिवेंट जितने एप्लीकेबल स्टैट्यूट्स हैं या ऑर्डिनेंसेस हैं, और उनमें जितने कोई चेंजेस या कोई अमेंडमेंट आई हो तो वो सारी स्पेसिफिक टू दी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिट हो रहा है वो देखना होता है। इसके बाद है वेयर देयर आर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ और प्रोसीजर विद विच द ऑडिटिंग डिपार्टमेंट शुड कंप्लाई, द ऑडिटर मस्ट बिकम फेमिलियर विद देम and check that the audit is conducted against these benchmarks. In addition, the auditor should consider whether the policies and procedures enforced are effective at reinforcing good management practices. Where a rule or procedure does not contribute to good management practices, it is the job of the auditor to recommend changes to such rules and procedures. तो अब जो है ऑडिटर देखेगा कि वक्तन फ़वक्तन अगर उस कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ वगैरह में कोई चेंज हुई है तो उन पे अमल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर कोई ऑडिटर देखता है किसी जगह पे कोई सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, तो जैसे वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हो सकता है उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन देनी चाहिए ऑडिटर को। इसके अलावा है जी द ऑडिट टीम शुड आल्सो डॉक्यूमेंट a process mapping for each process maintained for collecting and recording transaction, कि ऑडिटर को चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट को ऑडिट कर रहा है उसको जो प्रोसेस है उनकी मैपिंग करे, नक्शा बना के उसको समझे कि यहाँ से ट्रांजैक्शन कैसे मूव होती है। इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंटेशन। इससे
ऑडिटर को उस डिपार्टमेंट की जो प्रोसीजर में कम्प्लेक्सिटी है उसकी समझ भी आएगी और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने में भी आसानी होगी। द प्रोसेस मैपिंग विल डिपेंड ऑन दी नेचर, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशन। तो ये डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट के क्या ट्रांजैक्शंस हैं और उसका ऑपरेशन की कैसे तरीक़ेकार है, तो वो मैपिंग उसी हिसाब से रीएडजस्ट होगी। फॉर प्रोसेस मैपिंग द ऑडिट टीम में एनालाइज एंड एंटिटीज़ मैनुअल एप्लीकेबल रूल एंड रेगुलेशन। तो फिर जो है ऑडिटर को रूल एंड रेगुलेशन और मैनुअल को कंसल्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए। देयर आर टू अप्रोचेज टू प्रोसेस मैपिंग, नेमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच, ए टॉप डाउन अप्रोच एंड ए ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। तो इसमें यहाँ पे दो बातें वो कह रहा है कि जो ऑडिटर मैप बनाएगा उसकी दो अप्रोचेज़ हो सकती हैं। वो दोनों अप्रोच समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि फ़र्ज़ किया एक बिज़नेस एंटिटी है या गवर्नमेंट का इदारा है, वो क्या करता है जी कि जितने उसके डे टू डे ट्रांजैक्शन फिनेंशियली उसके रेवेन्यूज़ कलेक्ट हो रहे हैं या एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वो क्या करते हैं रिकॉर्ड करते जाते हैं। जब साल एंड होता है तो सारी उनकी समरी बनाते हैं। वो जो समरी है उसको सादा अल्फाज में हम क्या कहते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट। और फिनेंशियल स्टेटमेंट में आगे फिर इनकम स्टेटमेंट होती है और बैलेंस शीट होती है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीज़ें शो हो रही होती हैं, लेट्स सपोज बैलेंस शीट में एक एसेट का कॉलम है जहाँ पे व्हीकल की डिटेल लिखी हुई है। तो व्हीकल की डिटेल पूरे साल में जितनी परचेजेस हुई, जितनी ऑक्शन हुई, वो सारी को सारी लिखने के बाद उनकी एक समरी टाइप एक लाइन में सारी समरी जो है वो लिखी जाती है और बैलेंस शीट में शो की जाती है। अब जो है ऑडिटर क्या कर सकता है, या तो फिर डे टू डे जितनी भी एसेट के रेलिवेंट ट्रांजैक्शन व्हीकल के मुतालिक थी उन सब को देखे और जो एंड पे जो बैलेंस शीट में चीज़ लिखी गई है उसको वेरीफाई करे कि ये ठीक है, हाँ रिकॉर्ड ऐसे हुआ था। मतलब इन डिटेल शुरू से लेके एंड तक की तरफ मूव करे। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि वो जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसी को देखे और फिर उसको देखता जाए कि ये कहाँ कहाँ से फिगर लिए गए। अगर दिसंबर के एंड में शो हुए थे तो नवंबर में क्या हुआ, अक्टूबर में क्या हुआ, सितंबर में क्या हुआ, ये सारे का सारा करते करते वो जनवरी तक आएगा कि ये सारी ट्रांजैक्शन इन्होंने नोट डाउन किए हैं, प्रोसीजर सही फॉलो किए हैं। तो ये दो अप्रोच हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शुरू करें या डे टू डे ट्रांजैक्शन को देखने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ मूव करें। Note it is important that the auditor is in carrying out the audit work does not reinforce outdated or inappropriate procedure and practices. In particular, the auditor should determine whether any changes have been introduced in government practices that will apply to the audited department। तो कह रहे हैं कि ऑडिटर को ऐसे प्रोसीजर और रूल नहीं लगाने चाहिए जो आउटडेटेड हो चुके हों, वो लगाने चाहिए जिनसे कुछ फ़ायदा होता हो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जी की कॉन्ट्रैक्ट्स के, उसका फॉर्म है PF8 और जो ऑडिटर है वो देखेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने की कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं कि एक डिपार्टमेंट के अंदर जो फ़र्ज़ किया एक मिनिस्ट्री के लिए डिटेल हो जाता है एक ऑडिटर, तो उसको पता होना चाहिए इस मिनिस्ट्री के की पर्सनल कौन कौन से हैं जिनसे वो कॉन्टैक्ट करेगा, उसकी फ़र्दर डिवीजन्स कौन कौन सी हैं, डिवीजन्स के आगे फ़र्दर अटैच डिपार्टमेंट्स और डिपार्टमेंट्स कौन सी हैं। तो उनको अगर किसी से कांटेक्ट करना हो या किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो किसको कांटेक्ट करेगा, तो उनकी कांटेक्ट्स की डिटेल भी होनी चाहिए ताकि वो जिस मामले पे कुछ सवाल जवाब करना चाहता है तो उसी रेलिवेंट बंदे से कंसल्ट करे। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज़ के। ऑडिट एरियाज़ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिनका वो ऑडिट करेगा, ये आप थ्योरी खुद ही पढ़ लें, मैं आपको समझाता जाऊँगा। द ऑडिटर शुड लिस्ट क्रिटिकल एरियाज़, मतलब जो जो इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ पे कलेक्शन हो रही है फंड्स की और जहाँ पे उनकी आगे डिसबर्समेंट हो रही है। फॉर सर्टिफिकेशन ऑडिट द मोस्ट लॉजिकल वे ऑफ डिवाइडिंग अप द फाइनेंशियल। हाँ, तो इसमें ये सिर्फ कहा गया है कि जो ऑडिटर है सर्टिफिकेशन जब कर रहा होता है तो उसको चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में जो लाइन बाय लाइन आइटम है उसके हिसाब से अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर ले। जैसे एसेट का कॉलम है तो एसेट में देख ले कि एसेट को वो कैसे वेरीफाई करेगा, लाइबिलिटीज़ में है तो करंट लाइबिलिटी को कैसे वेरीफाई करेगा, बॉन्ड्स को कैसे वेरीफाई करेगा, डेट्स को कैसे वेरीफाई करेगा, करंट लाइबिलिटीज़ को कैसे वेरीफाई करेगा। तो जो जो बैलेंस शीट में एक एक लाइन होगी
उसके हिसाब से वो अपने ऑडिट के वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और उनको जब हर एक एरिया को टाइम देगा और उनकी वेरिफिकेशन करेगा तो उसका सारा काम जो है कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसके अलावा द फाइनेंशियल आइटम टू बी ऑडिटेड में इंक्लूड द फॉलोइंग। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें दो एक चीज़ होती है, एक एसेट होती है, एक लायबिलिटी। सेम इस तरीके से जो इनकम के हैं वो देखेगा कि इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। टैक्स की रिसीट्स हैं, इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड अदर रिसीट्स में ये सारे जितने लिस्टेड हैं 1 to 7 आगे भी हैं, मूव कर रहे हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट की ग्रांट्स वगैरह, बोरोइंग्स के से जितने फंड्स वगैरह आए हैं, कैपिटल रिसीट्स जो हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। और एक्सपेंडिचर जो है एक, ये तो पिछले जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी वो तो थी रेवेन्यू में कलेक्शन जब हो रही थी। इसके अलावा एक्सपेंडिचर जो होते हैं कहाँ कहाँ पे खर्चे हुए, सैलरीज़ वगैरह में, ऑपरेटिंग ट्रांसफ़र की है, ग्रांट्स दी या अदर कोई पेमेंट की ट्रांसफ़र की हुई। तो डी है एक्सपेंडिचर ऑन द फिजिकल एसेट, सिविल वर्क्स एट डेट है। ये मुख्तलिफ एक्सपेंडिचर हैं कि उस डिपार्टमेंट ने कितने एक्सपेंडिचर किए, कहाँ कहाँ पे किए। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट जो है रिसीट एंड पेमेंट ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम है, डिपॉजिट्स हैं, स्टेट प्रोविडेंट फंड अदर पब्लिक अकाउंट वगैरह इसमें सारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है जी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। जो जिस डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं उनको पीएफ फॉर्म 10 पे वो नोट करेंगे। द ऑडिटर शुड लिस्ट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ दैट आर कंसिस्टेंटली applied in the audited department and should verify that these are consistent with the current policies implemented by the Controller General Accounts. The auditor should specifically check on the extent of the application of NAM in audited entity। तो जितनी भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो कैसे फॉलो की जा रही हैं और वो देखेगा कि सीजीए ने टाइम टू टाइम अगर कोई अपनी मैनुअल में चेंज की है या कोई पॉलिसी में चेंज की हुई है तो उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। सिग्निफिकेंट पॉलिसीज़ में इंक्लूड कि सिग्निफिकेंट जो पॉलिसीज़ सीजीए रिकमेंड कर सकता है उसमें क्या क्या हो सकती हैं। ए में कहता है रेवेन्यू रिकग्निशन के जो आपके रेवेन्यूज़ हैं, इनकम्स हैं, उनको कैसे आपने रिकग्नाइज़ करना है, नोट कैसे करना है। इसके अलावा रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर को कैसे रिकग्नाइज़ करना है। पेमेंट मेड थ्रू चेक से है, इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र हैं, या पेमेंट डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट्स हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या इम्प्रेस पेमेंट्स है। तो ये जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनको कैसे वो रिकग्नाइज़ करेंगे और उनको कैसे वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा फ़ॉरेन करेंसी की कोई ट्रांजैक्शन हुई हैं, फ़ॉरेन गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई लेन देन हुआ है तो वो देखेगा। इसके अलावा एम्प्लॉइज़ को कुछ बेनिफिट दिए हैं जीपी फंड या पेंशन की शक्ल में तो वो देखेगा। इसके अलावा कोई उस डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टमेंट की हैं उनको देखेगा। अगर पब्लिक डेट है कोई अगर तो वो भी देखेगा। पेमेंट बाय थर्ड पार्टी तो अगर कोई हुई है तो उनको देखेगा। ए नंबर ऑफ एंटिटी सप्लाई डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द फॉर्म एंड स्केड्यूल। तो कुछ होते हैं कि उस एंटिटी जिसका ऑडिट हो रहा है उसके अपने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी सपोर्ट करना ज़रूरी होती है। उनमें कौन कौन से होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, उस अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे हो रही है इम्प्लीमेंट उस डिपार्टमेंट में। इसके अलावा चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है और एंटिटी ऑफ बिजनेस प्लान और चार्टर उसका क्या कहता है। इसके अलावा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रूल्स क्या हैं, लॉ एंड रेगुलेशन उसका क्या कहता है, एंड सर्विस रूल्स क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें उनको भी सपोर्ट करेगा जब वो अपना ऑडिट का वर्किंग कर रहा होगा। इन्वायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन अगर उस डिपार्टमेंट के लॉज कुछ हैं तो उनमें क्या क्या कंडीशन वगैरह उनको भी वो फॉलो करेगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए हैं या लोन एग्रीमेंट किसी के साथ किया, अमोर्टाइजेशन का, एक्सट्रैक्ट ऑफ माइंस, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, कोई बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है तो उनके बारे में क्या डिसीजन हुए वो सारे देखे जाएंगे। और पिछले साल की जो फिनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह थी उनके बारे में सारा कुछ देखेगा। प्रीवियस ऑडिटर्स रिपोर्ट वगैरह जो उनको भी देखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये बात की गई कि अगर जो ये हमने सपोर्टिंग रूल्स पॉलिसीज़ वगैरह देखी हैं अगर वो इतनी ज़्यादा वॉल्यूमिनियस हैं यानी कि उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा है तो सिर्फ रेफरेंस देने से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे हमारा ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम ऑडिट प्लानिंग के फेज़ की तरफ जाएंगे, फिर एग्जीक्यूशन होगा और फिर रिपोर्टिंग का फेज़ ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 लेक्चर और हमारे बनेंगे सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन पे, फिर हमारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा ऑल इन ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।